IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी देश की सारे इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पे उनकी ग्रोथ की रफ्तार को मापने वाला एक इंडिकेटर है। इसके आंकड़े कुछ ही देर में आने वाले हैं। पिछले साल भर से हम शून्य के आसपास देख रहे हैं, कभी 1% ऊपर, कभी 1% नीचे। और आप अगर आंकड़ा देखें आपकी स्क्रीन पे जो है इस समय, दिसंबर में हमने आधे % की गिरावट देखी थी, यानी पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर 2012 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दरअसल आधा % कम था। ग्रोथ की बात मत कीजिए, डी ग्रोथ थी, वो लेवल भी नहीं आया जो पिछले दिसंबर का था। इस बार उम्मीद है कि 1.25% ऊपर होगा। अब ये आधे % नीचे और 1.25% ऊपर में क्या कोई वाकई एक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, ये देखना होगा। लेकिन एक सरप्राइज आ रहा है, बिल्कुल आंकड़ा सामने निकल कर आया है 2.4। और कुछ देर पहले CNBC आवाज पर हम ये बता भी रहे थे कि 2 से 3 के % के बीच में ये आंकड़ा निकल कर आएगा। 2.4% का ये नंबर निकल कर आया है और माना ये जा रहा था कि 1 से 1.25% के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है, यानी उम्मीद से बेहतर ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है। 2 मंथ लगातार हमने देखा था नेगेटिव IIP आंकड़ा निकल कर आया था और आज आप देखिए जो जनवरी का IIP आंकड़ा आ रहा है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और वो भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बाजार में थोड़ी सी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। 1/4% की अब ये बढ़त बनी हुई है। 2.4 के नंबर कैसे लगते हैं अविनाश, क्या कहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली मार्केट के एक्सपेक्टेशन से हेमंत काफ़ी बेहतर है। आई थिंक ब्रॉड कंसेंसस अराउंड 1 to 1.25% थी और क्लियरली अगर ये 2.4% है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। आई थिंक काफ़ी अच्छा संकेत है कि आने वाले जो क्रेडिट पॉलिसी है वहाँ पे भी डेफिनेटली इसको एक सूदनिंग इफेक्ट मिलेगा। आई थिंक अभी मार्केट्स को शायद इन्फ्लेशन का आंकड़े का नज़र रहेगा, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक मार्केट्स ये नंबर को लेके शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अच्छी तेज़ी दिखाएगी, क्योंकि क्लियरली आई थिंक लास्ट लगातार 2 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये नंबर काफ़ी पॉजिटिव और मजबूत है। तो क्लियरली मार्केट शुड टेक अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो ये एक आंकड़ा आता हुआ और इस बीच जो कुछ और डिटेल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कैपिटल गुड्स सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो दरअसल -1.8 यानी करीब करीब -2% के आसपास आई है। और यही वो आंकड़ा है जो कई महीनों में -10 -20 भी दिख जाता है। तो इसकी वजह से आप बड़ा वेरिएशन देखते हैं और इस बार चूंकि वो फ्लैट सा दिख रहा है, शायद उसी को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे उसी का, जिसके चलते आपको आंकड़े देखने में थोड़े ठीक लगते हैं। लेकिन डॉक्टर सौम्यकांति घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ L&T इंफ्रा फाइनेंस के सुनीत माहेश्वरी भी। डॉक्टर घोष, आपकी राय नंबर्स को दरअसल एक ब्राइट पर्सपेक्टिव में कैसे पढ़ेंगे आप? ये देखिए नंबर्स जो निकल के आया है 2.4%, सो इट्स अ पॉजिटिव सरप्राइज। लेकिन इसमें एक बात तो है कि लास्ट ईयर अगर आप बेस देखें, बेस काफ़ी लो था, 1% था, तो उसी हिसाब से 2.4% इज ओके। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा हुआ। लेकिन अभी आने वाला जो 5-6 महीने होगा, दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर एनी रिकवरी टू शो। ओके, लेकिन इस बीच कुछ डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, उन पर नज़र डालनी चाहिए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इस सेगमेंट पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर जो ग्रोथ आ रही है वो तकरीबन 5% के आसपास दिखाई देगी, जो कि डबल डिजिट में थी उसके सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और इस बीच कुछ और आंकड़े आए हैं और वो हैं CPI के यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के, जहां हम थोड़ी बढ़ोतरी आते हुए दरअसल देख रहे हैं। तो CPI के आंकड़े अगर आप रूरल और अर्बन दोनों ही सेगमेंट्स के लिए देखते हैं, वो भी एक बार की थोड़ा सा प्रेशर फिर से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्बन इन्फ्लेशन 10.84 10.73 के मुकाबले और रूरल 11.01 10.79। तो दोनों ही तरफ रिटेल महंगाई दरअसल बढ़ी है। बिल्कुल, और ये महंगाई जो बढ़ना है ये चिंता का विषय हो सकता है। डॉक्टर घोष, आप इस नंबर को कैसे देखते हैं, जिस तरह से रूरल और अर्बन CPI में बढ़त देखने को मिली है? 10.79 से बढ़कर रूरल इन्फ्लेशन 11.01% आई है और अर्बन में भी आप देखिए 10.73% से बढ़कर 10.84% आई। देखिए ये मैं पहले भी बोला था आपका यहाँ पर कि ये जो CPI का जो ट्रेंड है, ये CPI ट्रेंड कम होने का उम्मीद काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज एंड काफ़ी ये बार बार हम चर्चा करते हैं कि CPI में 10.6%, 8%, लेकिन WPI अभी फिलहाल 6.6%, इतना डिफरेंस क्यों है? लेकिन अगर आप गौर से इसका ट्रेंड देखें, जनवरी 2012 इसी टाइम में फूड प्राइसेस नेगेटिव था, उसी टाइम में WPI CPI एकदम ऑलमोस्ट कॉन्वर्जेंट था। लेकिन उसके बाद से जैसे फूड प्राइसेस बढ़ते गया एंड फूड प्राइसेस का CPI में 50% वेटेज है, तो उसके लिए CPI आज इतना ऊपर है 10.89%। और ये जो आपका इन्फ्लेशन का एंड ये पूरा सब्सटेंशियली प्रूव्स दैट करंट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स है, दैट इज मोर टू डू विद द सप्लाई साइड शॉक्स। इसमें और एक बात भी बोलना चाहता हूँ,
अगर आप सीपीआई का कोर सीपीआई देखें, जिस पे अगर ये आप फूड निकाल दे, ये फूड आइटम्स निकाल दे, ये फ्यूल आइटम्स निकाल दे, उसका ट्रेंड लेकिन 8.3 to 8.4% है। तो अगर उसी ट्रेंड को आप देखें, लास्ट 3-4 महीने का उसी ट्रेंड में गिरा हुआ था, लेकिन 8% से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये सीपीआई का नंबर्स अगर आप देखें तो ये ऊपर ही रहेंगे जब तक ये फूड प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो खाने पीने की चीज़ों की जो महंगाई है वो साफ तौर पे रिटेल इन्फ्लेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके सामने जो कोर महंगाई जिसको हम कहते हैं, कोर रिटेल की बात यहाँ पे डॉक्टर घोष कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो WPI में भी एक नॉन फूड आइटम की एक कोर मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन RBI काफ़ी करीब से देखता है, वो अब 4% के आसपास आ चुकी है, जो कि 10 साल के एवरेज के करीब ही है। तो RBI जब डिसीजन लेगा 19 तारीख को, डॉक्टर घोष आपको क्या लगता है, वो इस कोर इन्फ्लेशन को देखेंगे, CPI को इग्नोर करेंगे, और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप फिर जब महंगाई और ग्रोथ ये दोनों आंकड़े सामने रखते हुए फैसला करते हैं? तो देखिए, मैं आपको ग्रोथ का नंबर्स अगर आप बोला, हम सबको पता है कि लास्ट क्वार्टर में द ग्रोथ रेट वाज 4.5%, और पूरे साल में अगर हमको 5% जो CSO प्रोजेक्शन के है उसको अगर अचीव करना है तो लास्ट क्वार्टर में हमको 4.7% करना होगा। तो और अभी आप मार्केट में लिक्विडिटी डेफिसिट भी देवे, जिसका हम लैफ बोलते हैं, उसका भी लेवल 1 लाख से ऊपर जा रहा है, 1,20,000, 1,30,000 ऐसे करीब जा रहा है। तो अभी लिक्विडिटी सिचुएशन भी गंभीर बने हुए हैं, और मार्च में लिक्विडिटी सिचुएशन और भी गंभीर बनेगा, क्योंकि उसी टाइम हमको एडवांस टैक्स आउटफ्लो है। और अगर आप इन्फ्लेशन का नंबर्स देखिए, अगर हम प्रोजेक्शंस देखें, अभी जो इन्फ्लेशन का WPI नंबर्स विच विल बी रिलीज, इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देंगे, क्योंकि जो सारे इन्फ्लेशन है, प्राइसिंग पावर्स लो है, कोर इन्फ्लेशन है। अगर आप CRB इंडेक्स ग्लोबल देखें, वो भी एक अक्टूबर 2010 के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट में है। तो अभी सारे कंडीशंस फेवरेबल है। WPI का जो नंबर्स होगा, पहले जो प्रोजेक्शन था RBI 6.8%, मुझे भी लगता है ये अगले 2-3 महीने में काफ़ी हद तक 6% के करीब पहुंच जाएंगे। तो उसी हद तक देखते हुए अभी, और ये लेकिन ये जो WPI का अभी जो फेवरेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि 4-5 महीने बाद ये रहेंगे, क्योंकि जो डीजल प्राइसेस का जो लगातार 50 पैसा करके हर महीने बढ़ेंगे, उसके लिए 10 बेसिस पॉइंट के फ़र्क पड़ेंगे WPI के ऊपर हर महीने। और सेकेंड हाफ में पावर का भी, टैरिफ का भी इंक्रीज का बात चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ देखते हुए आई थिंक नाउ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द RBI टू गो फॉर अ स्टैगर्ड रेट कट। हो सकता है कि RBI इसमें 25 बेसिस पॉइंट काट करे, और CRR में भी काट करना जरूर है, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन अभी काफ़ी गंभीर है, और इंडिया में रिकवरी तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक लेंडिंग रेट नीचे आ जाए। आपको देखना होगा कि 2008 जब क्राइसिस हुआ था, उसी टाइम जो लेंडिंग रेट इंडिया में था, अभी भी वही लेंडिंग रेट बरकरार है, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज में लेंडिंग रेट हैज़ बीन सब्सटेंशियली लोअर्ड। चलिए, हमारे साथ L&T इंफ्रा फाइनेंस के CEO सुनीत महेश्वरी जी भी जुड़ चुके हैं। महेश्वरी साहब, आप कैसे देखते हैं इस आंकड़े को? 2.4% IIP का नंबर निकल कर आया है। क्या लगता है 19 तारीख को RBI कुछ ब्याज दरों में कमी करेगा? और इन्फ्लेशन का आंकड़ा हालांकि आना है, WPI का आंकड़ा अभी बृहस्पतिवार को देखने को मिलेगा, लेकिन इस नंबर को देखकर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये नंबर देख के ये लग रहा है कि मार्केट में एक्चुअली कंज्यूमर रिलेटेड आइटम्स जो हैं उनमें मूवमेंट है, वो इंडस्ट्रीज़ में देयर इज़ सम प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स का आंकड़ा देखें और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स ही थोड़े थोड़े मूव होने शुरू हुए हैं। इसलिए कैपिटल गुड्स का आंकड़ा जो माइनस ज़्यादा हो गया था पहले, अभी थोड़ा कम है नंबर, बट है अभी भी माइनस में। तो मेरा कहने का है कि जो करंट आपको थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, वो कंज्यूमर गुड्स की वजह से है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंफ्रा सेक्टर की वजह से नहीं है। हमारे हिसाब में जो वहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस है वो अभी तक चल रही है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अभी तक काफ़ी हद तक इम्प्रूव नहीं हुआ है। एंड अब कुछ गवर्नमेंट बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, और अगर उनके ड्यूज़ क्लियर हुए इनके कंपनियों के, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर हुआ, तो शायद इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अगले 6 महीने हो सकता है। आज के तारीख में मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, बट ये किस तरह मटीरियलाइज होगी नेक्स्ट 6 महीने में, इसका देखना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कैपिटल गुड्स का नंबर अब भी नेगेटिव ही है, नेगेटिव 2.7% से ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी नेगेटिव 1.8% ही है। बाजार ने इस बीच कुछ खास अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं किया है, फ्लैटिश सा मार्केट देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से देखा जा रहा था 20-25-30 पॉइंट की बढ़त ज़रूर थी सेंसेक्स में, लेकिन कैसे देखते हैं अब आप यहाँ पर बाजार को अविनाश? अगर ये नेगेटिव नंबर निकल कर आता तो शायद बाजार ज़्यादा खुश होता और ये मानता कि रेट कट होप्स और तेज़ी से जगेंगे। हेमंत, मैं समझता हूँ कि आई थिंक ब्रॉडली जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मार्केट्स को शायद थोड़ा सा कंफर्ट और देगा, क्योंकि हमने देखा है कि आईआईपी के नंबर्स काफ़ी वोलेटाइल हुए हैं। एक मंथ में पॉजिटिव है, एक मंथ में नेगेटिव है, और क्लियरली आई थिंक नियर टर्म में मेरे ख्याल से पॉलिसी वाला दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ग्रोथ को लेके अभी गवर्नमेंट ने फिजिकल बजट में जो फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा रखा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टिंग है, 5.2%। तो आई थिंक आगे चल के मैं समझता हूँ कि एक 25 बेसिस पॉइंट कट अगर आता है तो उसके बाद ही मार्केट्स को एक थोड़ा बहुत जर्कअप, थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा। दैट टिल दैट टाइम मार्केट शायद एक थोड़े क्लोज रेंज में रहेंगे, लेकिन डाउन साइड के लिए भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगी जिससे कि मार्केट्स बहुत जोर से गिरेगा। तो आई थिंक क्लियरली एक छोटे रेंज के दायरे में ही मार्केट्स एटलीस्ट पॉलिसी के पहले घूमेगा। और मार्केट को शायद इतनी ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से हमने पढ़ा है, क्योंकि कोई नेगेटिव रिएक्शन भी आपने नहीं देखा। खासतौर पे कैपिटल गुड्स में अमूमन आप भेल, एल&टी, सीमेंस के इस पूरे पैक में अक्सर देखते थे कि आईपी का नंबर देखने के बाद हम बड़ी गिरावट आते हुए देखते रहे हैं, और उसकी वजह यह कि कैपिटल गुड्स में बड़ा डी ग्रोथ अक्सर दिखाई दे जाता था। इस बार अगर आप देखें तो कुछ एक सिल्वर लाइनिंग्स जो यहाँ पर नज़र आती हैं इन आंकड़ों में, पूरे साल वित्त वर्ष 2012-13 यानी अप्रैल 2012 से लेकर जनवरी तक में आईआईपी का ये जो सबसे बड़ा लेवल है, यानी मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली अप्रैल से लेकर और जनवरी तक आईआईपी बढ़ा है, उसमें सुधार हुआ है। पीएमआई जैसे कुछ और इंडिकेटर्स जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस की ओर से सामने आ रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज की ओर से, क्योंकि आईआईपी के आंकड़ों को लेकर ढेरों सवाल उठाए जाते रहे हैं, तो वो सारे इंडिकेटर्स भी कहीं एक पॉजिटिव रुझान दिखाते हैं। हालांकि जनवरी फरवरी के आसपास थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि सरकार ने बहुत तेजी से अपने खर्चे कम कर दिए, तो सर्विसेज सेगमेंट में गिरावट आई है। लेकिन वहां भी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक पॉजिटिव रुझान बने रहने के ही संकेत दिखाई दिए हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर घोष, यहाँ पे फरवरी में जब आंकड़ा हमारे पास आएगा, पिछले साल दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी में गिरावट आई थी, तो एक पॉजिटिव बेस इफेक्ट अगले महीने आपके साथ होगा। और इस साल का रुझान अगर पॉजिटिव है अब तक, क्योंकि हम मंथ ऑन मंथ लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं आईआईपी को, तो फरवरी का आंकड़ा और बेहतर हो सकता है। और मार्च तो खैर ईयर एंड के नंबर काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ आपने सही बोला। फरवरी का नंबर्स अच्छा हो सकता है, लेकिन फरवरी में एक इशू है कि फरवरी में थोड़ा सा हायर बेस था। अगर आपको याद है कि लास्ट टाइम फरवरी 2012 में बेस थोड़ा हायर था, तो अगर उसके बाद भी अगर हमने आईआईपी ये ग्रोथ ठीक ठाक होता है, 2.5 और 3% जो भी होता है, तो आई थिंक दैट विल इंडिकेट कि अभी रिकवरी शुरू हुआ है। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है, मार्च में लास्ट टाइम देखें, मार्च में लास्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ था, तो अगर फरवरी में ग्रोथ सस्टेन हुआ तो मार्च में भी वो ग्रोथ सस्टेन होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि नेक्स्ट 6 महीने अगर हमने लास्ट ईयर जो जनवरी टू जून का कैपिटल गुड्स का डी ग्रोथ एवरेज देखे, वो अराउंड 12% है। तो अभी जो रिकवरी होने वाला है, जो होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months, एंड मैं रिकवरी देख रहा हूँ कि मई जून के बाद, फर्स्ट हाफ में नहीं उतना देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो इंडिकेशन जो सारे आ रहे हैं, नंबर्स ठीक है, नंबर्स थोड़ा सा बॉटम आउट हुआ है, लेकिन अभी रिकवरी के लिए ठीक है कि नहीं, दैट इज नॉट सैंग्विन। तो मुझे ये लगता है कि अगले 5-6 महीने जो रिकवरी होगा, इसमें क्रूशियली डिपेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट का अपने कितना रिवाइवल होता है। अगर जब तक इन्वेस्टमेंट में आपको रिवाइवल नहीं होगा तब तक ग्रोथ उतना पिकअप करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो लेकिन ये जो आपने जो बोला सेकेंशियल ग्रोथ रेट, ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। सीएसओ का अगर 5% का ग्रोथ देखे, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग का अराउंड 2% हमने प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अगर इसी हिसाब से चले, अगले फरवरी में ग्रोथ रेट ठीक ठाक हुआ, मार्च में भी सस्टेन हुआ, तो इफ वी कैन ओवर अचीव 2%, इन दैट केस दैट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दी 5% ग्रोथ रेट। तो बेसिकली उसके मतलब है कि 5% ग्रोथ रेट थोड़ा ऊपर जा सकते हैं।
इसके अलावा माइनिंग सेक्टर का जो नंबर है ये काफ़ी खराब है। हमने देखा है कि इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। 2.1% नेगेटिव जोन में था ये, और अब भी देखिए नेगेटिव 2.9% देखने को मिल रहा है। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह से नंबर ये लगातार खराब आ रहा है माइनिंग का, और आपने भी कहा इंडस्ट्री का जो मूड है वो काफ़ी खराब है, अगर सरकार तेजी से काम करे, इन माइनिंग की जो दिक्कतों को सॉल्व करे, तो क्या लगता है आईआईपी के आंकड़े में भी इसका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा और इसमें कुछ बेहतर नंबर आगे आके देखने को मिल सकता है? आई थिंक माइनिंग में तो जो कोर्ट के कुछ डिसीजंस हुए हैं उसकी वजह से आयरन और माइनिंग पे जो कुछ असर पड़ा है, इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हम सॉल्व करें तो अच्छा ही होगा। दूसरा है कि कोल माइनिंग में प्रोडक्शन पे थोड़ा सा जोर आए, तो ये दो चीज़ से ना ही माइनिंग सेक्टर को फ़र्क पड़ेगा, बट इंडस्ट्री क्योंकि आयरन और से स्टील इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है तो उसको फ़र्क पड़ेगा, और कोल होएगा तो आयरन एंड स्टील एज वेल एज पावर में उसका फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में माइनिंग एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिस पे खास जोर गौर फरमाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि उससे कोरिलेटेड और कई सेक्टर्स हैं। मेरे बाकी जनरल उसमें मेरा एक और कहने का मत ये है कि फरवरी का जहाँ तक हमारे को अभी न्यूज़ आ रही है, ऑटो सेल्स कम हो गई हैं। सो जो कंज्यूमर गुड्स में आपको एक अपस्विंग दिख रहा था और थोड़ा बेस इफेक्ट जो फरवरी का हाई बता रहे थे घोष साहब, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब हम अगले महीने का आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा कम होगा इधर। ओके, साथ ही साथ एक और जो ट्रेंड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि कैपिटल गुड्स में हालांकि हम ये कह रहे हैं कि अभी भी स्लो डाउन बरकरार है, लेकिन माहेश्वरी साहब, अगर आप एक तरीके से क्वार्टरली कंपेयर करते हुए देखें तो पिछले अप्रैल जून यानी Q1 के मुकाबले में अब जो रीसेंट पिछले 2-3 महीनों के आंकड़े हैं वो एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि भले ही बहुत बड़ी रिकवरी, बहुत शार्प पिकअप ना आया हो, लेकिन अब हालात बेहतर होने शुरू हो गए? नहीं, हमने ये देखा है हमारे खुद कंपनी के डिसबर्समेंट्स जो हो रहे हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो मूव नहीं कर रहे थे उनके ऊपर कुछ सेंटिमेंट चेंज हुआ है और उन पे मूवमेंट शुरू हो गई है। तो उनका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो थोड़ा सा किसी वजह से रुका हुआ था वो चालू हो गया है। तो मुझे कैपिटल गुड्स में जो इंडिकेशन दिख रहा है वो उसी डायरेक्शन में है कि जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर से मूव होने शुरू हुए हैं धीरे धीरे। तो जो नेगेटिव है वो अब काफ़ी कम हो गया है, बट हमें नए प्रोजेक्ट्स अभी भी दिख नहीं रहे हैं। कोई नए ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहे हों वो हमें अभी तक नहीं दिखने को शुरू है। ओके, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अविनाश, उससे देखते हुए आप क्या कैपिटल गुड्स में कोई स्टॉक पसंद करेंगे? दिग्गजों में भेल तो अपने लोगों से काफ़ी आसपास है, या फिर मिड कैप में कोई और स्टॉक? आई थिंक अगर एल&टी की बात करें तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप में प्रदीप एल&टी एक ऐसा शेयर है जो क्लियरली आई थिंक रफ वेदर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाया है। ऑर्डर बुक इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा है, तो आई थिंक लार्ज कैप में एल&टी रहेगा। और दूसरा मिड कैप में थर्मैक्स रहेगा जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है। पर यहाँ पे भी मेरे ख्याल से करीबन 1-2 क्वार्टर्स के लिए बड़ा ट्रैक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज है उनमें आने में काफ़ी समय लग सकता है। क्लियरली 1 या 2 क्वार्टर्स वेट करके आई मीन कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो ऐसे एक कॉन्ट्रा कॉल डेफिनेटली ले सकता है। चलिए, लेकिन बाजार को लगता नहीं कि इस आंकड़े के आने के बाद कुछ राहत मिली हो। लाल निशान में सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इस समय कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर घोष, अब बाजार को जो अगला नंबर है वो उसका इंतजार है 14 तारीख को, और वो है WPI इन्फ्लेशन। आपका क्या अनुमान है, किसके आसपास ये नंबर आ सकता है, और आपने कुछ प्रोजेक्शंस अगर किए हों तो? देखिए, WPI का जो नंबर्स आएंगे जनवरी में उसको आप अगर देखें, मुझे लगता है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। अभी इसमें 2 फैक्टर फेवरेबल है। पहले तो आपको अभी पहले जो आपको पॉइंट्स बोल रहा था कि ग्लोबल में जो CRB कमोडिटी इंडेक्स वो काफ़ी लो है,
और अभी आपका बेस इफेक्ट भी बहुत फेवरेबल है, और प्राइसिंग पार्ट तो कॉर्पोरेट्स का काफ़ी हुई का एक उसमें नमूना है कि आपको इतने रूपी डेप्रिसिएशन हुआ फिर भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लास्ट 6-7 महीने में बहुत कम हो गया। इसका मतलब कि प्राइसिंग पावर कॉर्पोरेट्स के बीच एकदम ऑलमोस्ट पास थ्रू करने के लिए है नहीं। तो मैं जो मानता हूँ WPI का जो रेट होगा वो नीचे जाएंगे, और हो सकता है कि मार्च तक ये जो मार्च अप्रैल तक ये जो WPI का इन्फ्लेशन रेट ये 6% का काफ़ी करीब आ सकता है। तो अगर ये होता है तो फरवरी में द नंबर विच विल बी रिलीज्ड ऑन 14th विल बी फेवरेबल। मैं तो देख रहा हूँ कि ये नंबर 6.5% का नीचे जाएंगे, एंड इसके लिए मार्केट को फेवरेबल क्यू मिलेंगे, एंड RBI को भी कंफर्ट देंगे मार्च 19 कोई मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन के लिए। ओके अविनाश, स्थिति में क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव होगा बैंक्स के लिए या रेट सेंसिटिव्स के लिए, जैसे कि ऑटो खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा पिटा है, किस तरह के मौके फिर अगले हफ्ते भर के लिए, और फिर इस दौरान अगर आप कोई पोजीशन लें एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के साथ भी? आई थिंक क्लियरली ऑटो और कैपिटल गुड्स के लिए मेरे ख्याल से रेट कट्स होना मेरे ख्याल से पॉसिबल लग रहा है। तो क्लियरली फ्रॉम द रेट कट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि ऑटो में अगर आप टाटा मोटर्स या टिपिकली आप अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक देखें जो लार्जली CV सेक्टर में ऑपरेट करते हैं और डोमेस्टिक बिजनेस अभी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, तो आई थिंक रेट कट आने के बाद डेफिनेटली उनको एक सेंटिमेंटल इफेक्ट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड इवन पैसेंजर कार कंपनी जो मारुति है, ऑल्दो ओवरऑल पैसेंजर कार मार्केट काफ़ी मंदी में चल रहा है, बट रेट कट डेफिनेटली इवन पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक दीज 3 स्टॉक्स विद इन द ऑटो सेगमेंट डेफिनेटली शुड बी लुक्ड एट। लेकिन अविनाश, लगता नहीं है जब से बजट आया तब से चर्चा चल रही है कि 1/4% रेट कट तो जरूर होना चाहिए। लगता नहीं है कि ये बाजार को अब एक तरह से फैक्टर इन हो गया है कि 1/4% तो होना ही है। अगर इससे ज़्यादा आता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नहीं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट्स तो डेफिनेटली ये बात को लेकर काफ़ी ग्रीडी है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा हो, क्योंकि आपने सही कहा कि 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है वो लार्जली मार्केट्स ने डिस्काउंट कर चुका है। बट क्लियरली आई थिंक RBI गवर्नर के साथ भी लिमिटेड ऑप्शंस है। आई थिंक इन्फ्लेशन का ट्रेंड को देखते हुए अगर 14 को अगर ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा सही में कम होता है तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द नियर टर्म 25 बेसिस पॉइंट कट भी एक बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा मार्केट्स के लिए। क्लियरली आई थिंक जो ट्रेंड मार्च और जून का है मुझे लग रहा है कि तभी शायद आपको बड़े रेट कट्स देखने को मिले, लेकिन आने वाले पॉलिसी में आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट अगर आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके माहेश्वरी साहब, क्या आपको लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है, और एक सरकार जब अब अपना वादा पूरा कर रही है घाटा कम करके, तो RBI गवर्नर को भी ज़्यादा बड़ा पुश देना चाहिए, चाहे वो साथ में CRR दें या फिर आधे % का रेट कट दें या कुछ भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें? नहीं, आई थिंक मैं इस मत सहमत हूं कि एक बड़ा सिग्नल, 2 छोटे-छोटे सिग्नल देने के बजाय एक बड़ा सिग्नल देने की ज़रूरत है अभी। इसके बनस्पत कि अभी हम 25 बेसिस पॉइंट अभी दें और फिर थोड़े दिनों बाद 1-2 महीने बाद फिर से हम 25 बेसिस पॉइंट दें। मेरे हिसाब में आज अगर एक 50 बेसिस पॉइंट का इंडिकेशन देंगे तो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इम्पीटस मिलेगा, उससे फ़ायदा होगा। जो इन्फ्लेशन का जो है एंगल, एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कुछ इन्फ्लेशन हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं। रिस्क वेट्स उन सेगमेंट पे इंक्रीज कर सकते हैं। सो आप ये कर सकते हैं कि जिन एरियाज़ में आपको लगता है उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रेडिट फ्लो वहाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क वेटेजेस लेके। सो इंटरेस्ट रिडक्शन, ये जो 25 बेसिस पॉइंट का हो रहा है, सभी लोग सोच रहे हैं अगर वो 50 बेसिस पॉइंट का होगा तो मेरे ख्याल में मार्केट को एक सिग्निफिकेंट सिग्नल मिलेगा। डॉक्टर घोष, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का नहीं 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट होना चाहिए? हाँ, देखिए, मैं इंडस्ट्री चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट काटो, लेकिन मुझे जो लगता है कि RBI जैसे अभी जो उसका एम्फेसिस रहा है कि रेट कट को कैलिब्रेट कर जाए, तो मुझे लगता है अभी 25 बेसिस पॉइंट्स होगा और मई में शायद हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट उसको फ्रंट लोड करके RBI काट करे। तो मुझे लगता है कि ये मार्च और मई के बीच अगर सब फेवरेबल रहे तो 75 बेसिस का काट कर हम उम्मीद कर सकते हैं। उसमें 50 बेसिस पॉइंट काट RBI मई में कर सकते हैं, उसको फ्रंट लोड करने के लिए अगले 2-3 महीने के, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ ये फिस्कल में जो जुलाई अगस्त से बाद जो दिसंबर आएगा उसमें RBI को रेट उतना घटाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसी टाइम इन्फ्लेशन ऊपर जाने का ट्रेंड्स का और प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं मानता हूँ जो भी RBI का मॉनिटरी एक्शन होगा अभी उसका विंडो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये फास्ट 2-3 महीने में ही लेना
लेना होगा, तो उसके लिए रेट कट में एक फ्रंट लोडिंग आरबीआई कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि मार्च में शायद थोड़ा सा रेट बेबी कट करके मई में वो रेट कट को फ्रंट लोड कर दे। चलिए इसी बीच एक बार बाजार पर नजर डालते हैं और देखते हैं। बिल्कुल फ्लैट सा कारोबार हो रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से बता दूं आपको 2.4% आईआईपी का आंकड़ा निकल कर आया है। इसी के साथ साथ सीपीआई का भी जो आंकड़ा निकल कर आया है वो ऊपर है, उम्मीद से बेहतर हालांकि आईआईपी आंकड़ा है, लेकिन बाजार इसे सेलिब्रेट करने के आज मूड में नहीं है। खराब बात यह है कि सीपीआई दरअसल बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह से ही बिल्कुल एक सीमित दायरे में है, एक बिल्कुल नैरो रेंज में आज सुबह से बाजार कारोबार कर रहा है। कल भी हमने देखा था 25-30 पॉइंट की निफ्टी में एक दायरे में कारोबार हो रहा था और आज भी इस दायरे को तोड़ने के मूड में नहीं है बाजार। अब बाजार को इंतजार है कि 14 तारीख को किस तरह के WPI के आंकड़े आते हैं। इसके बाद 15 तारीख को एडवांस टैक्स के आंकड़े भी सामने निकल कर आएंगे और वो क्यों देंगे, चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं। उसके बाद 19 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आरबीआई फैसला लेगा कि उनको ब्याज दरों में कितना परिवर्तन करना है। और ज़्यादातर लोग जिनसे आज हमारी चर्चा हुई वो यही कह रहे हैं कि 1/4% का रेट कट तो आना ही चाहिए, लेकिन इससे ऊपर आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप, बिल्कुल सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है बाजार? जी हाँ, बिल्कुल। बाजार फिलहाल कॉशियस और सारे इंडिकेटर्स का इंतज़ार करते हुए थोड़ी बहुत सुधार के संकेत सारे ही आंकड़े दे रहे हैं, पर ओवरऑल किधर जा रहे हैं ये कहना अभी भी शायद लोगों को लगता है कि मुश्किल है। हालांकि शायद इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि रेट कट तो होना तय है और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक नहीं 2-3 कट्स होंगे। या तो मार्च में आपको एक छोटा रेट कट मिले और फिर मई में शायद आधे % का रेट कट मिल जाए। और जो बॉन्ड मार्केट के डीलर से हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जून के आखिर तक वो 10 साल के बॉन्ड की यील्ड जो अभी 7.8 है उसको 7.5 तक देखते हैं। ये भी खास बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये सारे रेट कट्स होंगे तो तमाम बैंकों को एक काफ़ी बड़ा ट्रेजरी गेन आएगा और उसके चलते खास तौर पे मुझे उम्मीद है कि जून और सितंबर के रिजल्ट्स में एक रिबाउंड होगा। तो आज जो हम एनपीएस को लेकर चिंतित हैं शायद 6 महीने बाद नहीं होंगे, और बाजार अगर 6 महीने आगे देख रहा है तो उस लिहाज से काफ़ी मौके होने चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त सीएनबीसी आवाज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वही समय होगा जब आरबीआई कुछ फैसला लेगा। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज़ देखते रहिए क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ हम लेकर आएंगे। नमस्कार।